हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। सभी लोग आ जाइए, क्लास की शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा आज आप लोगों का हालचाल हो जाए, कैसे हैं आप लोग, कौन कौन है। रवि जी है, शानवी, माया, कुमकुम, रवि प्रकाश, सविता, राजेश, संदीप, कज्जू भाई। देखिए, ये क्लास हम पहले ही बोले हैं कि ये क्लास आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोशिश करिए इस टाइम आ जाइए। और किसी कारण से नहीं देख पाते तो बाद में ज़रूर आइए, ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या पता किस क्लास से आपको सेम टू सेम प्रश्न मिल जाए। ठीक है। और हमने आयोग के सिलेबस के हिसाब से सारे प्रश्नों को रखा हुआ है। तो चलिए भाई, अभी बहुत सारे लोग जो है आए नहीं हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आयोग कहाँ से प्रश्न पूछेगा आप आज की क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, सभी लोगों का वेलकम है। तो पहला हमारे जो प्रश्न है ना, थोड़ा सा और सभी लोग आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, गुड इवनिंग भाई सभी को। पहले का सी बता रहे हैं कुसुम, थैंक्स मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। चलिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। हमने आपको कई बार बताया है। अगर हम भारत के पहले कंप्यूटर की बात करें, 3-4 बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो आपका परम 8000 है। परम 8000 है। और इसके वैज्ञानिक की बात करें कि कौन इसका वैज्ञानिक है ना, नाम लिखिए वैज्ञानिक का, हमने कई बार आपको बताया है। वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भटनागर, विजय पांडुरंग भटनागर। ठीक है, भटकर हैं, भटकर। विजय पांडुरंग भटकर कौन थे, इसके वैज्ञानिक थे। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, आप कहेंगे परम 8000, और इसके वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भटकर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक प्रश्न और दिमाग में बैठा लीजिए, इसका विकास वर्ष, इसका जो विकास वर्ष है, अगर हम इसके विकास वर्ष की बात करें तो आप कहेंगे 1991। क्या हो जाएगा, 1991 इसका विकास वर्ष है। क्लियर हो गया है ना। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, उत्तर देंगे सभी लोग। और एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, जोरदार तरीके से वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, 1965 में अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर था इसे 1965 में अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा, अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, PDP-8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, PDP-8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1965 में अमेरिका की कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई, सबसे पहले फटाफट से सभी लोग आइए और वीडियो को सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे उत्तर देना है सभी लोगों को। गुड इवनिंग। जिन्हें भी कोर्स संबंधी कोई समस्या हो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए। और जिनको लाइव नहीं देख पाते तो माई कोर्स में जाइएगा। माई कोर्स में रिकॉर्डिंग में आपको बैच मिल जाएगी। जो चीज़ें लाइव चली हैं लाइव में नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, है ना। तो उत्तर आने लगा है आप लोगों का भाई। बी नंबर आ रहा है 3 नंबर में। बुलबुल जी लोग सब लोग 3 बी बता रहे हैं। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शेर दिवस। अब यहाँ पे दिवस की बात हो रही है। देखिए 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा
10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर एक दिवस आपका और है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, एक दिवस और बता देते हैं, नोट कर लीजिए, ये हो गया। और 26 नवंबर को संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भाई विश्व शेर दिवस 10 अगस्त आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारे दिवस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आइए भाई, अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास कोच्चि में शुरू हुआ? आपके पास 4 विकल्प है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं, है ना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। पहले भाई वीडियो को सभी लाइक और शेयर करिए। चलिए, जितना दिवस बताया है हमने, ये सारे दिवस आपके भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना। तो एक दिवस तो आपका इस पेपर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो उत्तर बता रहे हैं बी नहीं है, अमेरिका को कर लीजिए। ठीक है, अमेरिका। आगे देखिए, हाल ही में आनंद प्रकाश को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? सूडान, एस्वातिनी या मोरक्को या इनमें से कोई नहीं। मोरक्को की बात है। आप एक विदेशी यात्री को इतिहास में पढ़ते हैं, इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता, ये मोरक्को यात्री था जो कि भारत आया था। अब यहाँ पे आनंद प्रकाश को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? सर्वाधिक प्रश्न जो आपके होंगे वो करंट अफेयर्स के ही होंगे। और 5 नंबर के लिए जो लोग उत्तर बी बता रहे हैं, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर में देखिए, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर हाईजैकिंग से निपटने की प्रभावी तैयारी के लिए संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 हुआ है? बताएं भाई। मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर हाईजैकिंग से निपटने के लिए प्रभावी तैयारी की संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? आप कहेंगे सुदर्शन शक्ति, है ना। सुदर्शन शक्ति 5 ये अभ्यास का नाम है 6 नंबर में। और 6 नंबर के आपको उत्तर जो है दिल्ली एयरपोर्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली आपका एनसीआर है, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। हाल ही में सऊदी अरब, पाकिस्तान और किस देश ने सामूहिक रक्षा के लिए मक्का संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताइए भाई। यूएई, ईरान, इराक या तुर्की? 7 नंबर में क्या है? सऊदी अरब, पाकिस्तान और किस देश ने सामूहिक रक्षा मक्का संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 7 नंबर। चलिए 7 नंबर, और 7 नंबर के लिए जो आपको उत्तर देखने को मिल रहे हैं 7 नंबर, चलिए 7 नंबर, है ना। 7 नंबर में जो लोग तुर्की बता रहे हैं, थोड़ा सा और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए अगला प्रश्न, तुर्की करिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए महिला सामर्थ्य संस्थान पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना की शुरुआत की। जब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको हम लिख दिया करेंगे। बाकी आप पूछते हैं ना कि हम क्या नोट करें, क्या पूरा नोट करें, तो करंट अफेयर्स को नोट कर लिया करिए, बाकी और नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टॉपिक वाइज जो वीडियो बनाए उसको देख लिया करिए। महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। अगर आप चाहते हैं, फिर से आप कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका 25+ नंबर आए, आपका कोई भी सब्जेक्ट है ना, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप जीएस में पास नहीं हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे। लाख आपका सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन हो, अगर आपको 25+ नंबर चाहिए, हम कहते हैं आपसे 1% भरोसा करिए,
डेली क्लास में आइए, यकीन मानिए जिस क्लास को आप छोड़ेंगे वहीं से प्रश्न आएगा। और ये क्लास के जो प्रश्न है ना, ये कोई हल्के प्रश्न नहीं है। आयोग के हर एक टॉपिक को हमने ध्यान में रख के प्रश्न बनाया है। अभी एलटी, जीआईसी सब के जो पेपर हुए, पीसीएस तक की परीक्षा में जब पढ़ाते हैं ना, पूरे पूरे प्रश्न छप जाते हैं आपके पेपर में। बहुत अच्छे से हम तैयारी आपको कराएंगे, बशर्ते आपको क्लास में आना है, ठीक है। जीएस पास करना है तो आना है। चलिए, हरियाणा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि भाई पहले भारतीय की बात हो रही है। 9 नंबर में बताइए भाई कौन होंगे? अनाहत सिंह, बेनेडिक्ट तकाश या सूरज कुमार चंद्र, या इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर, चलिए भाई 9 नंबर। तो आप कहेंगे जो लोग सूरज कुमार चंद्र बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। हाल ही में कौन सा देश भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है? देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है ना। UAE, रूस, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर के लिए उत्तर दीजिए। 10 नंबर, चलिए भाई 10 नंबर में आपके जो उत्तर आ रहे हैं, शीतल जी, मेरा नेट, चलिए ए और लोग बताइए भाई क्या उत्तर होगा। 10 नंबर के लिए उत्तर करेंगे सभी लोग, है ना। तो 10 नंबर में अमेरिका आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। हाल ही में किसने मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए फार्म गार्ड नामक AI संचालित डिजिटल सेंट्री प्रणाली तैनात की है? लो भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का। असम, केरल, उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। आपका लगभग 30 से 35% करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगा। अब कब का आएगा, कैसे आएगा? जितना पढ़ाएंगे वही में से आ जाएगा, ठीक है। पीसीएस तक की जब हम बैच में पढ़ाते हैं, पूरे करंट अफेयर्स छप जाते हैं। पीसीएस में तो मान लीजिए 40-45% आता है, ठीक है। तो डेली क्लास आपको करना है। 11 नंबर, और 11 नंबर में केरल वाले उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। 12, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? लो भैया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पार्थ शर्मा, अजय गर्ग, अनिल मेनन, या इनमें से कोई नहीं? 12 नंबर, चलिए भाई 12 नंबर में उत्तर दीजिए सभी लोग। और आप सभी को बता दें कि जीएस की जो हमारी बैच है, जीएस की जो हमारी 399 रुपीज़ वाली बैच है, ये बैच 10 अगस्त से लॉन्च हुआ है, ठीक है। अभी आपका पर्यावरण भूगोल चल रहा है, कल से आपका इतिहास साइंस भी चलने लगेगा, है ना। तो जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं, सिखा मैम जीएस के नाम से ऐप है, डाउनलोड करके ले सकते हैं। एकदम न्यू बैच है जिसमें आपको लाइव क्लास दी जाती है। नोट्स PDF भी अपलोड हो चुका है। नोट्स PDF है। प्रैक्टिस सेट 15 तारीख के बाद अपलोड होगा। अब एक सूचना और समझिए, जिन्हें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट की नई बैच है ना, की बैच ज्वाइन करनी हो, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच मात्र 499। ये समझिए क्यों हम लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब में हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मतलब क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। क्लास लीजिए, क्लास तो बहुत अच्छा ही है, बैच भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे चैप्टर वाइज, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा दिया, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा दिया, मूल अधिकार पढ़ा दिया। तो जब आप चैप्टर वाइज किसी चीज़ को बढ़िया से कर लेते हैं, और उसमें आपको पहले समझिए इस बात को, बोर्ड मैटर मिलेगा। जैसे बोर्ड मैटर, जैसे हम यहाँ पे पूरा लिखते हैं ना, व्याख्या यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आप पूछते हैं ये PDF कहाँ मिलेगा, ठीक, तो वो PDF देना रोज का ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो जो हम इस बैच में चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहे हैं, इसमें आपको जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जितने भी पेज में लिखेंगे, वो आपको आपके ऐप पे मिल जाएगा। अब जब आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, है ना, तो आप एग्ज़ाम टाइम उस PDF का रिवीजन भी कर लेंगे, आपका पूरा तैयार हो जाएगा।
क्योंकि जितने आयोग ने टॉपिक बताए हैं, हम उस टॉपिक के जितने चैप्टर हैं सबको एक एक चैप्टर को बढ़िया से व्याख्या करके आपको हम प्रैक्टिस बैच देंगे। ठीक, बहुत डिमांड है आपके इस बैच की, तो इस बैच को अभी से ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसमें 499 डिस्काउंट ऑफर है। ठीक है, और ये बैच स्टार्ट होगा आपके 16 अगस्त से। 16 अगस्त से ये बैच प्रारंभ होगा। ठीक है, जो भी एडमिशन लेना चाहें 1000 स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मतलब इस फीस पे। फिर फीस जैसे हम इसके भी नहीं बढ़ा पाएँ, क्यों? क्योंकि भाई नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मत बढ़ाई मत बढ़ाई, तो ये तो अभी आपकी चल ही रही है। इसकी फ़ीस, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है, हम आपको हर चैप्टर कवर कराएंगे, चाहे कंप्यूटर हो, पर्यावरण हो। तो इस बैच से अगर जुड़ना है आज ही ज्वाइन कर लीजिए। शिखा मैम GS के नाम से ऐप है, डाउनलोड करिए। जब आप डाउनलोड कर लेंगे, है ना, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप नंबर रजिस्टर करके कोर्स में जाइए, और कोर्स में जाके आपको GS फॉर TGT PGT का फोल्डर मिलेगा। GS फॉर TGT PGT का फोल्डर मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप बैच लेते हैं ना, तो वहीं पे आपको चैप्टर वाइज ये प्रैक्टिस मिल जाएगा। ठीक है, PDF भी लिखा वाला PDF भी मिल जाएगा। सही है, अब आप लोग खुश, क्योंकि आप बहुत डिमांड इसकी कर रहे थे। क्लास सब चल रही, जो हमने कहा है कि बैच चल रही है वो चल रही है। टीचर हमारे यार बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक एक लाइन सब लिख लिख के समझा रहे हैं बढ़िया तरीके से। जो नहीं देख पा रहे हैं अभी तक क्लास, क्योंकि उसमें बहुत बच्चे हैं, है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम पूरा तरीका आपको भेजेंगे, आपको क्लास ज्वाइन कैसे करनी है, क्योंकि बहुत लोग जो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, चलिए जी, स्पेशल GS का है ये प्रैक्टिस बैच, स्पेशल GS का है। GS रहेगा, GK रहेगा और करंट अफेयर्स रहेगा। स्पेशल है ये बैच, है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टेंशन ख़त्म। ठीक है, चलिए इकोनॉमी की क्लास आपकी आज से, कल टीचर नहीं आ पाए, बारिश बहुत हो रही थी, आज से आपकी रहेगी वही रात में 10 बजे। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आप कहते हैं ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता दीजिए, यही सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ऐसे ही जो पुरस्कार आयोग ने टॉपिक रखा है कि पुरस्कार से हम प्रश्न पूछेंगे, तो यही आपके ऐसे ही टॉपिक पेपर में ज़्यादा आते हैं। देखिए, जो 399 वाला बैच है इसमें थ्योरी पढ़ाया जाता है ना, थ्योरी। ये बैच तो अपने आप में सबसे बेस्ट है, थ्योरी पढ़ेंगे तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक, चाहे आप ये लीजिए, चाहे आप 499 वाले लीजिए, चाहे आप दोनों लीजिए, बेस्ट है। GS आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आप पिछले पेपर में बैठे 1-2 नंबर से छटाए हैं, है ना, बहुत कम ऐसे हैं जिनका शुरुआत है। तो सब्जेक्ट को गंभीरता से लीजिए, 20-25 नंबर आपके आने चाहिए, और आप हमसे जुड़ेंगे, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। चलिए, 13 नंबर में C उत्तर आप लोग दे रहे हैं, है ना, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए, हाँ, प्राइमरी सुपर टेट का भी बैच चल रहा है, वो 15 अगस्त ऑफर 399 रुपीज़ में बैच को ले लीजिए। आगे बढ़िए, 13 नंबर के लिए जो लोग यहाँ उत्तर बता रहे हैं C, उपरोक्त दोनों, ठीक है, दोनों को यहाँ पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? 14 नंबर, गोवा, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? उत्तर दीजिए। 14 नंबर के लिए उत्तर करेंगे सभी लोग 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, मुंबई आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मुंबई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? कल हमने आपको इस सब टॉपिक में काफ़ी प्रश्न कराए थे। देखिए, राष्ट्रपति में हमने ये सब बताया था। संयुक्त अधिवेशन, सबसे पहले अनुच्छेद 108, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है ना? तो आप कहेंगे भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष
इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये कन्फ्यूज़न अक्सर होती है, कि कौन अध्यक्षता करता है, कौन आहूत मतलब बुलाता है। तो ऐसे याद रखिए। देखिए, आ से अध्यक्षता, आ से अध्यक्ष, है ना, आ से अध्यक्षता, आ से अध्यक्ष। 3 बार आहूत किया गया है। एक बार दहेज का मैटर था, दहेज बिल, ठीक है। एक बार आतंकवाद बिल, एक बार आतंकवाद बिल, और एक बार बैंकिंग बिल, बैंकिंग विधेयक। 3 बार आहूत किया गया है। और एक समझिएगा, यहाँ पे कब आहूत किया जाता है, तो आप कहेंगे जब साधारण विधेयक पर दोनों सदन में मतभेद हो, है ना। जब साधारण विधेयक पर दोनों सदन में मतभेद हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ए वाला उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? चलिए भाई, अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं, ये सही नहीं है। आप जितना महत्व सब्जेक्ट को देते हो उतना आपको जो है जीएस को भी देना है। चलिए उत्तर दीजिए। 16 नंबर है ना। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था, सबसे पहले संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 पंचायत में कुल कितने विषय हैं? तो पंचायत में कुल 29 विषय हैं। पंचायत के बारे में संविधान के अनुच्छेद 243A से लेकर अनुच्छेद 243O तक में बताया गया है, ठीक है। पंचायत राज्य सूची का विषय है, यह राज्य सूची का विषय है, पंचायत राज्य सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा है और अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा है, ठीक है। फिर पंचायत की अगर हम लोग बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो, पंचायत से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा, ठीक। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अब यहाँ पे 74 की बात हो रही, अभी हमने आपको 73 बताया है। चलिए भाई 17 नंबर में उत्तर दीजिए सभी लोग, 17 नंबर। और 17 नंबर में जो आप उत्तर आ रहे हैं मैम जी, चलिए 17 नंबर, सबका PDF मिलेगा, परेशान मत होइए। जो जो हमने कहा है वो हम कर रहे हैं, वो हम दे रहे हैं। बस जिन्हें भी कोई समस्या हो वो आप एक बार क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। कॉल नहीं उठ पाती, कॉल बहुत आती है, आपको हम रिप्लाई ज़रूर दे देंगे, ठीक है। आप सब मेरे भरोसे हमसे जुड़े हैं, आपको हमारे यहाँ निराशा नहीं हाथ लगेगी। हम कह ही सकते हैं पिछले भर्तियों में अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आपसे हम कह रहे हैं कि जुड़े रहिए। 25+ नंबर कहीं नहीं गया, है ना। और जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लॉन्च कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस लॉन्च कर रहे हैं, ये रामबाण होगा आप सभी के लिए। बस जो चैप्टर में डाउट हो खोलिए, हम उस चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देंगे कि कहाँ से ये आया, कैसे आया, क्या आया। भाई अब 1 घंटे की क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते ना, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेड बैच जो हम लॉन्च किए हैं 499 में, इसमें है। अब देखिए 74वां संविधान संशोधन, अब इसको समझिए। 74वां संविधान संशोधन, संविधान के भाग 9A है ना, और अनुसूची 12 अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक में है। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
किस गैस के कारण वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? 18 नंबर बताइए भाई, 18 नंबर। चलिए, और 18 नंबर में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? चलिए उत्तर दीजिए। अरे उसका क्या है भाई, जो आपने बैच लिया है, जो 399 बैच लिया है, ये थ्योरी है ना। आप ऐसा पूछ रहे हो उसका क्या भैया, ये थ्योरी है। अगर यहाँ पे भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान को हम एक डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये तो थ्योरी क्लास है। हम प्रैक्टिस की बात करते हैं क्योंकि आप लोगों की डिमांड प्रैक्टिस की भी होती है। दोनों लीजिए, बहुत अच्छी बात है। इधर व्याख्या पढ़िए, यहाँ आके प्रैक्टिस करिए। जीवन में कभी आप जीएस नहीं भूलेंगे। दोनों लीजिए। कौन सी बहुत फीस है? कुछ नहीं है, 500-600 रुपये। ठीक है, जीएस में तो थ्योरी है। विधि का शासन, रूल्स ऑफ लॉ, आप कहेंगे यहाँ से लिया गया है ना, इंग्लैंड। यहाँ से ही संसदीय व्यवस्था ली गई है। क्या लिया गया है? यहाँ से ही संसदीय व्यवस्था लिया गया है। यहाँ से एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक है, यहाँ से विधि का शासन लिया गया है ना। तो यहाँ पे ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, अमेरिका से मूल अधिकार, आयरलैंड से निदेशक तत्व। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ये प्रश्न सुपर टेट में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? 20 नंबर। आइए भाई, चलिए 20 नंबर में उत्तर दीजिए सभी लोग। 20 नंबर, 20 में उत्तर ए बता रहे हैं आप सभी लोग। ए बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, है ना। अब निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? आप कहेंगे 25 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया। और यह संवैधानिक संस्था है। क्या है? यह संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसमें जो आयुक्त होते हैं, आयुक्त की जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। और इन्हें पद से हटाया कैसे जाएगा? इन्हें पद से 2 आधार पे हटाते हैं। एक सिद्ध कदाचार के आधार पर और एक असमर्थता इनकैपेसिटी के आधार पे हटाते हैं। प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाएंगे? संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा और दोनों सदन में 2/3 विशेष बहुमत जरूरी होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 है ना। और यहाँ पे निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। ठीक है, अगला, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? सार्वजनिक, विशेषाधिकार, शून्यकाल या प्रश्नकाल। देखिए, इसका टाइम है सुबह 11 से 12। सुबह 11 से 12 इसमें लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा होती है। लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा होती है। क्या होता है? चर्चा होती है। और शून्यकाल के ठीक तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय 12 से 1 दोपहर, है ना, दोपहर। इसका नामकरण भारत की मीडिया ने किया। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आता है? यहाँ से प्रश्न आता है कि शून्यकाल का प्रथम घंटा कितना होता है, आपको बताने 11 से 12। या ये प्रश्न आता है, जैसे ये प्रश्न आया है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल।
है ना। प्रश्नकाल का टाइमिंग सुबह 11 से 12। प्रश्नकाल में क्या होता है, तो लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा होती है। इसमें प्रश्नकाल 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न। फिर एक प्रश्न और आता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल। शून्यकाल का नामकरण किसने किया, भारत की मीडिया ने किया। वर्षा जल संग्रहण क्या है, उत्तर दीजिए। वर्षा जल संग्रहण क्या है? चलिए भाई, वर्षा जल संग्रहण क्या है? 22 नंबर उत्तर करेंगे सभी लोग। 22 प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, है ना। वर्षा का जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क? उत्तर दीजिए। चलिए भाई, बहुत देर बाद आप लोग आए हैं, कहाँ थे भैया इतने दिन से, इतने देर से? ऐसे करेंगे तो फिर जीएस कैसे होगा बताइए। चलिए, तो यहाँ पे उत्तर दीजिए सभी लोग, क्या उत्तर आपका होगा? अब यहाँ पे जो लोग उत्तर बता रहे, कांजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। भारतीय गैंडे कहाँ पे संरक्षित हैं? तो बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। असम में कांजीरंगा कहाँ पे है? कांजीरंगा आपका असम में है, ठीक है। ये आपका असम में है। कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। और एक चीज़ और समझिएगा, काजीरंगा की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें लगभग 2400 से अधिक 2400 से अधिक एक सींग वाले गैंडे, है ना, एक सींग वाले गैंडे संरक्षित हैं। क्या है? एक सींग वाले गैंडे संरक्षित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक। आगे अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध में सही है? बताइए भाई, ये आपके पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। एप्लीकेशन पे बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, एकदम दीवाने हो जाएंगे आप क्लास देख के। एक बार देखिए, सुबह 8 बजे से पहली क्लास चल रही है, थ्योरी क्लास। चलिए उत्तर दीजिए, क्या उत्तर यहाँ पे होगा? चलिए 24 नंबर, और 24 नंबर के लिए जो लोग तो यहाँ सी बता रहे हैं, है ना, सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट उत्तर। पहले उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? बताइए, ये भी बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन हाउस से प्रश्न आपके जीके जीएस में आता है। प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? 25 नंबर। चलिए भाई, सभी लोग आइए उत्तर दीजिए, क्या उत्तर यहाँ पे होगा? कहाँ चला जाता है आप लोगों का चैट? 25 नंबर, है ना। तो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट उत्तर हो जाएगा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये भी आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। 26 नंबर में ऐसे प्रश्न आए तो आग बंद करके टिक कर दीजिए। क्लोरोफिल, है ना, इसी की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वो कौन सी हैं? यहाँ पे क्या कह रहा है? मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों को जलाना या कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग या ऑल, है ना। देख रहे हैं लगभग सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन, यहाँ पे ऑल आपका सही उत्तर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? 28 नंबर। बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है 28 नंबर। जेट्रोफा, है ना, जेट्रोफा, ठीक है। अगला, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे बड़ी, सबसे पवित्र जड़ी बूटी है,
इस औषधि को पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको समानतः किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई। तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या धनिया, है ना। तो यहाँ पे जड़ी बूटियों की रानी की बात हो रही। भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और हिंदू धर्म में भी इसका महत्व है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? ओसिमम सेक्ट्रम। ओसिमम सेक्ट्रम इसका रासायनिक नाम है, सेक्ट्रम। ठीक है। 29 नंबर, आइए भाई 29 नंबर में जो लोग उत्तर ए बता रहे हैं, तुलसी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट उत्तर होगा तुलसी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, ताज़ा जल या नल का पानी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? उत्तर दीजिए। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? और आप लोग जो इस प्रश्न के लिए उत्तर बता रहे हैं 30 नंबर, बिल्कुल भाई सही है, पीने योग्य पानी। ठीक है, पीने योग्य पानी। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में किस गैस के रिसाव के कारण हुई? आपको पता है कि जीके में ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं और ये जो आज का ये जो प्रश्न है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मिथाइल आइसोसाइनेट या नाइट्रस ऑक्साइड मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, भोपाल गैस त्रासदी 1984। कभी कभी एग्जाम में सन पूछ लेता है तो सन क्या होगा? 1984। चलिए भाई 31 नंबर, तो यहाँ पे ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सब आपके पर्यावरण संबंधी प्रश्न हैं। 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप कहेंगे 5 जून। और 21 जून की बात करेंगे तो एक दिवस है जिसे आप कहते हैं योग दिवस, है ना। क्या कहते हैं? योग दिवस। 21 जून योग दिवस। MS स्वामीनाथन एक पत्रकार, एक कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, एक पक्षी वैज्ञानिक? उत्तर दीजिए। MS स्वामीनाथन की यहाँ पे बात हो रही है। उत्तर देंगे सभी लोग। क्या उत्तर आपका सही उत्तर होगा? MS स्वामीनाथन। चलिए, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हरित क्रांति का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हरित क्रांति का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति के जनक तो आपके MS स्वामीनाथन हो गए। ठीक है। और साथ ही साथ ये एक कृषि वैज्ञानिक है ना। ये एक कृषि वैज्ञानिक हैं। इनके कृषि में उल्लेखनीय कार्यों की अगर हम लोग बात करें कि इनका क्या उल्लेखनीय कार्य था, तो यहाँ पे समझना है आपको, ये एक महान कृषि वैज्ञानिक थे। 1960 के दशक में 1960 के दशक में इन्होंने अधिक उपज देने वाली गेहूं और चावल के उन्नत किस्मों को विकसित किया। ठीक है, 1960 के दशक में। इसीलिए इनका नाम हम लोग आज भी बहुत ही मतलब लगभग प्रश्न में हम लोग इनके नाम को पढ़ते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, भारत का सर्वोच्च रत्न कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक, 1960 के दशक में इन्होंने ऐसी उपज वाली किस्में बताई जिसमें कि और ज़्यादा क्या हो? उपज हो। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? बताए भाई। 34 नंबर में उत्तर देंगे सभी लोग। 34 नंबर। एक बार भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट से सारे लोग लाइक करिए वीडियो को। और इस प्रश्न के लिए उत्तर देंगे सभी लोग। चलिए, तो जो लोग यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, 34 नंबर है ना, देहरादून।
ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून। आगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में किसे सोख लेते हैं? और यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, किसे सोख लेते हैं? 35 नंबर में उत्तर दीजिए सभी लोग। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन देंगे, और जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है हम उसी को काट रहे हैं। हमारे इलाहाबाद में महाकुंभ के चलते इतने पेड़ काटे गए, जिसकी वजह से बहुत गर्मी होती है, बताइए। और आज भी आप वो ऑनलाइन वेबसाइट पे, जैसे जो शॉपिंग ऐप्स होते हैं, वहाँ पे जाइए, वो ताज़ी हवा भी बिकती है, हिमालय की हवा के नाम से। सोचिए, जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है ना, उसी को बर्बाद किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा मतलब अगर आपको विकास करना है तो कुछ ऐसा विकास करिए कि पर्यावरण से छेड़खानी ना हो, है ना। पर्यावरण कहाँ बुरा लगता है देखने में। अब तो जगह जगह पेड़ काट के टाइल्स मार्बल लगा दिए हैं, उसे सुंदरता थोड़ी ना कहते हैं। और ऐसे पेड़ रोड पे लगाते हैं जिसकी कोई वही नहीं, बात ही नहीं है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है 36 नंबर। चलिए भाई, 36 नंबर तो मृतक भक्षी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तप्त भीमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भीमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? 37 नंबर। आइए भाई, 37 नंबर तो आप कहेंगे भूतापी ऊर्जा। ठीक है। अगला, शोला घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। शोला घाट स्थल कहाँ पे पाया जाता है? उत्तर दीजिए सभी लोग। चलिए, शोला घास 38 नंबर। 38 नंबर में उत्तर देंगे सभी लोग। शोला घास की यहाँ पे बात हो रही है ना। और यह आपको बता दें, 1500 से 5000 फीट की ऊंचाई पर है उससे समुद्र तट से। यह घास का मैदान समुद्र तल से 1500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है ना। समुद्र तल से 1500 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। और नीलगिरी पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो नीलगिरी पहाड़ी पर भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। और चूँकि ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये आपका तमिलनाडु में फैला है, केरल में फैला हुआ है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए, शोला घास स्थल। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? 39 नंबर। बताइए भाई, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पे प्रजनन करते हैं? 39 नंबर में उत्तर देंगे। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके गलत हो जाए, है ना। चलिए, उत्तर दीजिए 39 नंबर। और 39 नंबर में सभी जगह, ठीक है, 39 नंबर सभी आपका सही उत्तर होगा। मीना माता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। बताइए भाई, अधिक मात्रा में आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या सभी? मीना माता रोग की बात हो रही है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। उत्तर दीजिए सभी लोग। मीना माता रोग, है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं मीना माता। अब इसकी जो शुरुआत बहुत पूछता है, तो इसकी जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, इसकी शुरुआत जो है चाइना या जापान से ही हुई है। इस मीना माता रोग की अगर हम शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे जापान में होती है। ठीक है, जापान में इसकी शुरुआत होती है, जापान। और सन क्या होगा? जापान में शुरुआत होती है। और सन की बात करें तो 1956 जापान के कुमामोटो प्रांत में स्थित मीनामाटा शहर, ठीक है, मीनामाटा शहर में हुआ।
पहली बार। ठीक, तो मीना माता क्या है? मीना माता करिए, ये एक शहर का नाम है ना। तो जो लोग यहाँ पे उत्तर बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर तो थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए भाई। 40 नंबर बिल्कुल सही जा रहे हैं। पारा है ना, पारा 1956 जापान से शुरुआत होती है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में किस पर हुआ है? बताइए, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या उपरोक्त में कोई नहीं? उत्तर दीजिए। उपरोक्त में कोई नहीं। चलिए, ओजोन परत की बात हो रही है और ओजोन परत की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो समताप, एक चीज समझिएगा, ओजोन परत की बात करें, ओजोन परत में ऑक्सीजन, ओजोन परत में ऑक्सीजन के तीन अणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी एक गैस है ना, मिलकर बनी एक गैस है। ठीक है, मिलकर बनी एक गैस है ओजोन परत में। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी एक क्या है? एक गैस है। और यह पृथ्वी से लगभग 15 से 40 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? 15 से 40 मीटर ऊपर समताप मंडल में यह पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में यह पाई जाती है पृथ्वी से 15 से 40 मीटर की ऊंचाई पर। चलिए, तो यहाँ पे किलोमीटर करिएगा भैया, है ना, किलोमीटर करिएगा, किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो जो लोग इस प्रश्न के लिए 41 नंबर में उत्तर बता रहे हैं बी, दक्षिणी ध्रुव, आपका क्या हो जाएगा? किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा? दक्षिणी ध्रुव। इनमें से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? 42 नंबर। चलिए, 42 नंबर अंग्रेजों के समय में जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, इसके पहले न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था, है ना, अंग्रेजों के समय में। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और यहाँ पे भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश 1935 के अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और स्वतंत्रता के बाद हीरालाल जेकानिया का नंबर यहाँ पे आता है। किसका? हीरालाल जेकानिया का नंबर आता है। चलिए, अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? बताइए भाई। नदियों में प्रदूषण घटता, भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के करीब जीव या वायु प्रदूषण। रेड डाटा बुक का संबंध किससे होगा? बताइए भाई। रेड डाटा बुक का संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है। हीरालाल जेकानिया सी। आगे बढ़िए, उत्तर दीजिए। सारे ही सरल प्रश्न हैं, सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, और जो लोग थ्योरी क्लास लेना चाहते हैं, थ्योरी क्लास 399 रुपये में कंप्लीट थ्योरी क्लास बैच 10 अगस्त से प्रारंभ हुआ है। जो क्लासेस हुई हैं वो भी आपको मिल जाएगी। शिखा मैम जीएस के नाम से ऐप है, डाउनलोड करके आप बैच को ले सकते हैं। और साथ ही साथ 16 अगस्त से प्रारंभ कर रहे हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, है ना। इस प्रैक्टिस में आपको हर चैप्टर के प्रश्न कराए जाएंगे, उसकी पूरी व्याख्या, उसका पीडीएफ मिलेगा। जिन्हें भी लेना हो, शिखा मैम जीएस के नाम से ऐप है, डाउनलोड करके ले लीजिए। बाकी 50 सेट प्रैक्टिस अगर आपको घर मंगवाना हो, इसी नंबर पे जानकारी लेके मंगवा सकते हैं, नोट्स भी मिल जाएगा आपको। चलिए, बहुत ही अच्छे सवाल है। सवाल तो आज के बहुत अच्छे हैं। आयोग किस तरह के प्रश्न पूछता है, कैसे प्रश्न पूछता है, आज के जो प्रश्न हैं आपको खुद ही लगा होगा कि हर प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। लेकिन फिर भी आप लोग जो है पूरी संख्या में उपस्थित नहीं हैं। 43 नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, विलुप्ति के करीब जीव, रेड डाटा बुक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना समझिए। एक कानून था जिसे आप कहते थे रॉलेट एक्ट, है ना। इसमें बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए कभी भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता एक आपके सैफुद्दीन किचलू और एक सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसी के विरोध में जलियांवाले में बाग में, जैसे जंतर मंतर में लोग जैसे कोई विरोध करना हो सरकार के खिलाफ तो लोग क्या करते हैं, लोग एक जगह निश्चित करते हैं, वहाँ पे जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना करते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाले बाग में भीड़ एकत्रित हुई, हजारों लोग थे और वहाँ पे शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। और डायर नाम का व्यक्ति आया, वहाँ पे गोली चला दी, हजारों लोग मारे गए थे। इस कार्य के लिए डायर को विदेश में सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा काम किया। हालांकि बाद में डायर को उधम सिंह जी मार देते हैं, निपटा देते हैं। ठीक है, तो यह जो घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। ठीक है, और इसके बाद, इस घटना के बाद वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी नाइटहुड की। महात्मा गांधी को जो विश्व युद्ध के दौरान केसरे-ए-हिंद की उपाधि मिली थी वापस कर दिए। एक शंकरन नायर थे, उन्होंने कार्यकारिणी के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, जलियांवाला बाग नरसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए देखिए प्रश्न भी आ गया, नाइटहुड की उपाधि वापस करने वाले कौन थे? उत्तर दीजिए। नाइटहुड की उपाधि 45 नंबर, और 45 नंबर में नाइटहुड की उपाधि इन्होंने दिया था। और शंकर नायर था, शायद शंकर नायर था, है ना, शंकर नायर था। इन्होंने कार्यकारिणी के पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या किया था? कार्यकारिणी के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? उत्तर दीजिए। हमने आपको बताया है गांधी इरविन समझौता के बारे में 1929, 1931, 1925 और 1928। तो भाई 1929 की जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है? वो नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई नेहरू के द्वारा। ठीक है, यहाँ गांधी इरविन समझौता बी उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है बी। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक ज्योतिबा फुले की बात होगी तो गुलामगिरी याद रखिएगा, है ना, गुलामगिरी। ठीक है, और महात्मा गांधी की बात होगी तो इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक, बाबा साहब की आत्मकथा की बात करेंगे अगर, तो बाबा साहब की जो आत्मकथा है ये है वेटिंग फॉर आ वीजा। वेटिंग फॉर आ वीजा ये इनकी आत्मकथा है ना। नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। ये बताए थे कि क्या संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर उत्तर बी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, ए वाले आपका हरिजन सेवक संघ 1932 की एक और महत्वपूर्ण घटना है और वो है पूना पैक्ट। ठीक है, क्या है? पूना पैक्ट भी एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का स्थान कहाँ था? सम्मेलन का स्थान लंदन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना, मैकडोनाल्ड थे। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में केवल महात्मा गांधी ने भाग लिया था। किसमें? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। और यहाँ पे जो पहुँचे थे
ये SS राजपुताना नामक जहाज से पहुंचे थे, अपने वही धोती कुर्ता के गेटअप में। ठीक है, अगला पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच में किन मध्य संपन्न हुआ था? पूना समझौता सितंबर 1932 की बात है। पूना समझौता क्या था? पूना समझौता एक ऐसा समझौता था जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर था, है ना, क्षेत्र को लेकर था। उस समय जब पूना पैक्ट होता है तो महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, और यरवदा जेल में यरवदा जेल में इन्होंने अनशन कर दिया, भूखा मतलब खाना वाना छोड़ दिया। फिर अंबेडकर जी और गांधी के अनुयायी मदन मोहन मालवीय वगैरह गए, दोनों में समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गांधी और अंबेडकर के मध्य का ये समझौता था। अगला प्रश्न, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? उत्तर दीजिए। लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह भागना या विनायक दामोदर सावरकर? बताइए भाई, क्या उत्तर होगा? यरवदा। और भाई जिन्हें भी क्लास लेना हो, क्लास कंप्लीट थ्योरी लाइव क्लास, है ना, थ्योरी लाइव क्लास लेना हो जिसमें डिटेल में हर चैप्टर आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, शिखा मैम GS के नाम से ऐप है, डाउनलोड करके ले सकते हैं। और 16 अगस्त से आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रारंभ हो रहा है। इसमें हम आपको हर चैप्टर, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर विज्ञान के हर चैप्टर के प्रश्न कराएंगे, पूरी व्याख्या लिखेंगे, उसका PDF देंगे, है ना। 499, तो ये 499 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच को ले सकते हैं। बाकी कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आज के ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो 50 नंबर के लिए जो लोग उत्तर B बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं कल और भी दमदार क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपको मॉडल पेपर 1 देंगे, आपको हम दिखाएंगे कि आयोग का क्या पैटर्न है ना। कल आपको मॉडल पेपर 1 मिलेगा, आयोग का क्या पैटर्न है, कैसे आयोग सवाल पूछेगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कल की क्लास और धुआंधार होने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।